हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक एडुकेयर को ढेर सारा दुलार और प्यार दे रहे हैं, है ना। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज एक जीरो लेवल से बायोमोलेकुल जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। और पूरे चैप्टर्स को मैं पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊंगा, है ना। पूरे चैप्टर्स को मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स करके पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं और पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या, जैव अणु। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जैव अणु, बायोमोलेकुल। क्या पढ़ेंगे? बायोमोलेकुल। पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करेंगे बायोमोलेकुल। बायोमोलेकुल, है ना। अगर आप लोगों को बोर्ड पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी बोलिएगा, आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो बायोमोलेकुल क्या कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में? जैव अणु। जैव अणु, जैव अणु। जैव अणु होता क्या है? बायोमोलेकुल होता क्या है? तो बायोमोलेकुल कहा जाता है कि वैसे निर्जीव रासायनिक पदार्थ जो पोषण जंतु तथा पादपों के पोषण तथा वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैव मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या बोला गया बच्चों? कि वैसे निर्जीव रासायनिक पदार्थ जो जंतु तथा पादपों के पोषण एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोमोलेकुल कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो आपको याद होगा कि जैव मोलिकुल्स के तत्वों पर क्या जंतु और पादप की वृद्धि के लिए क्या सब रिक्वायर्ड है? जंतु और पादप के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है? विटामिन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? वसा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लिपिड की जरूरत है। तो ये सारे क्या है? जैव अणु है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लिपिड, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? जैव अणु है। ठीक है, तो जैव अणु में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना होता है ना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो प्रारंभ में बताया गया था, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था। जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में लोग जानना शुरू ही किया था, तो प्रारंभिक दौर में बताया गया कि वैसे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कि वैसे रासायनिक पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, है ना। वैसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ये डिफाइन किया गया कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। समय बीतता गया और वैज्ञानिक अपनी खोज पे जारी रहे, और तब इसमें एक डेफिनेशन दिया गया कि वैसे कार्बनिक पदार्थ जो CX इंटू H2O इंटू वाई, CX इंटू H2O इंटू वाई के अनुसूत्र का पालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जो इस सूत्र का पालन करेगा उसी को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स थे जो इस अनुसूत्र का पालन कर रहे थे, जैसे ग्लूकोज था,
ग्लूकोज था, ग्लैक्टोज था, ग्लैक्टोज था, है ना, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, है ना। तो इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो तीनों है, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, वो होता है C6H12O6। तो इनका संरचना सूत्र और हार्वर्ड संरचना अलग अलग होता है। क्या होता है? इसका संरचना सूत्र और हार्वर्ड संरचना अलग अलग होता है, उसी बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। और इसका अनुसूत्र जो होता है वो होता है C12H22O11, राइट, C12H22O11। तो देखिए अब इनका अनुसूत्र एक जैसा है, तो अब इस नियम पर तो देखिए, इसको मैं इस अनुसूत्र पे अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना, C6H12O6 को C6 इंटू H2O का होल 6। देखिए तो 6 दुगुना 12 हाइड्रोजन, तो 12 को हाइड्रोजन, 6 एकम 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन। तो क्या इस अनुसूत्र को तो लिखा जा चुका है इस पर, इसलिए बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट है ना। इसको देखिए C12H22 हो गया, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं C12 इंटू H2O का होल 11, H2O का होल 11। देखिए यहां पर क्या हो गया, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, है ना। तो इस अनुसूत्र का पालन कर लिया, इस अनुसूत्र का पालन कर लिया, इसलिए क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बात है आगे, क्या आ गया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे उस समय में जो इस अनुसूत्र का पालन नहीं कर सके, जैसे क्या, रेमिनोज। क्या है? रेमिनोज, ठीक है। जैसे सूत्र क्या, रेमिनोज, जैसे क्या हो गया, डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज, ये सब कंपाउंड थे जो इस सूत्र का पालन नहीं कर रहे थे। जैसे देखिए डिऑक्सी राइबोज है आपके पास, तो डिऑक्सी राइबोज क्या होता है, डिऑक्सी राइबोज होता है C5H10O4, C5H10O4। अब इस अनुसूत्र को, डिऑक्सी राइबोज है ये, अब इस अनुसूत्र को हम लोग करना चाहें, इस अनुसूत्र पर, इस अनुसूत्र को अगर हम इस अनुसूत्र पर लाना चाहेंगे तो ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा इस अनुसूत्र पर, ठीक है। मतलब ये किसका सूत्र है, डिऑक्सी राइबोज का सूत्र है, ठीक है। तो क्या ये अनुसूत्र पर आ पाएगा? नहीं आ पाया। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन दिया गया था कि वैसे कार्बनिक पदार्थ जो CX इंटू H2O इंटू वाई के नियम का अनुसरण करेंगे उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, वो तो गलत साबित हो गया, है ना। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें संशोधन किया, बहुत सारे प्रयोग किए और संशोधन किए, और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, क्या बताए कि वैसे वैसे कार्बनिक पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, या जिन्हें जल अपघटन करने पर, या जिन्हें जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल का, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या बोला मैंने कि वैसे कार्बनिक पदार्थ, वैसे कार्बनिक यौगिक जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अथवा जिन्हें जल अपघटन करने के बाद क्या प्राप्त हो जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, यह जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है,
ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? तो पहला है मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स। दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स। क्या है बच्चों? ऑलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक। कितना होता है बच्चों? मोनो का मतलब एक होता है ना? तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन संभव नहीं है या जल अपघटन के पश्चात भी सिर्फ एक मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। कितना? सिर्फ और सिर्फ एक मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स। मैंने क्या बताया कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है अथवा जल अपघटन करने के पश्चात भी सिर्फ एक मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या हो जाएगा? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है ना? फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है। ठीक है, करेक्ट। ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स में विभक्त हो जाते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें जल अपघटन करने पर 2 से 10 सैकेराइड्स में विभक्त हो जाते हैं, उसे ऑलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिन्हें जल अपघटन करने पर, है ना, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया है? पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत रखा गया है बच्चों। तो पहला हम लोग को पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स। क्या पढ़ना है? मोनोसैकेराइड्स। तो चलिए देखते हैं मोनोसैकेराइड्स। आपके पास पढ़ने के लिए क्या है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स तो अभी मैंने बताया मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन है? ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है ना? तो जिन्हें जल अपघटन करने पर, इनमें से किन्हीं को जल अपघटन कर देंगे तो ये जो होता है आपको बताते हैं कि सब के सब ये मोनोसैकेराइड्स, इनका जल अपघटन संभव नहीं है, ये और छोटे मॉलिक्यूल में विभक्त नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्या है? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज होता क्या है? तो वास्तव में ग्लूकोज होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो देखो हाइड्रोक्सी की बात हो रही है, मतलब इसमें OH क्रियाशील समूह की संख्या जो होगी वो 2 से ज्यादा होगी और एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की बात हो रही है। करेक्ट है बच्चों? देखिए ग्लूकोज होता कैसे है, तो ग्लूकोज का संरचना कैसे बनाते हैं? तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? C6H12O6। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसकी संरचना को बनाते हैं। तो ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहां पर कि 6 कार्बन बना लेंगे। कितना कार्बन बना लेंगे? 6 कार्बन बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और सबसे पहले इसको सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दीजिए। सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दीजिए। लास्ट वाले में क्या कर दो?
H2 और OH लगा दो, है ना। चूंकि एल्डिहाइड है इसलिए पहले नंबर कार्बन पे C11O और H लगा दो, क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब आपको दीपक सर का, डी शर्मा सर का एक कैप्सूल याद रखना है। क्या याद रखना है, कैप्सूल, टॉनिक, है ना, एक टॉनिक है यहाँ पे। तो देखिए तीसरे नंबर कार्बन, पहले इसको गिनती कर दीजिए, पहले गिनती कर लीजिए इस कार्बन का कि कितने कौन से कार्बन पे हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दीपक सर का एक टॉनिक याद रखना है, कैप्सूल्स। वो कैप्सूल्स क्या है बच्चों, तो तीसरा नंबर कार्बन पर जो तीसरा नंबर कार्बन जो है, तीसरे नंबर कार्बन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके बाएं पक्ष में OH होगा और दाहिने पक्ष में H होगा। क्या होगा, बाएं पक्ष में OH होगा और दाहिने पक्ष में H होगा, सिर्फ तीसरे नंबर पे, सिर्फ तीसरे नंबर की बात मैं कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ तीसरे नंबर पे। दीपक सर का ये कैप्सूल है, कैप्सूल नंबर 1। तीसरे कार्बन पे क्या करना है, बाएं पक्ष में OH रखना है और दाहिने पक्ष में H रखना है। बाद बाकी जितने कार्बन बच गए उस पर क्या करना है, OH दाहिने पक्ष में और H बाएं पक्ष में रखना है। तो देखिए जितने सारे कार्बन बच गए उसको क्या करना है, OH दाहिने पक्ष में और H बाएं पक्ष में। देखिए OH H, देखिए यहां पर OH H, फिर से OH और ये जो बन गया, ये ग्लूकोज का संरचना बन गया, संरचना सूत्र है। कैसा सूत्र है, संरचना सूत्र है। तो ये ग्लूकोज जो होता है अपने अनुसूत्र में परिवर्तन करके दो प्रकार के ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो अब कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज होगा और कौन सा बीटा डी ग्लूकोज, इसको देखना है। तो बच्चों कैप्सूल नंबर 1 याद रखना है, टॉनिक नंबर 1। अब टॉनिक नंबर 2 की बात आ रही है, तो जब भी इसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन जो होता है बच्चों, रिएक्शन इसमें आंतरिक रिएक्शन होता है, वो कार्बन संख्या 1 और 5 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 1 और 5 के बीच में होता है। तो देखिए 5वें नंबर कार्बन पे ये है और ये 1 नंबर है। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो ये OH बनकर के इस पक्ष में चला आएगा और H इधर चला आएगा और ये जो O जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। देखिए ये संरचना जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। कैसे, हम लोग ध्यान देंगे कैसे आता है। 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। लास्ट टाइम जो किए थे वो करते रहिए, है ना। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, 5वें नंबर से ये रिएक्ट करेगा और ये O के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे सबको जोड़ दीजिए। आपको मैंने टॉनिक दिया था तीसरे नंबर, तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे क्या होना है, OH बाएं पक्ष में होना है ना, OH और H दाहिने पक्ष में। बाद बाकी सबके क्या हो जाएगा, दाहिने पक्ष में OH H OH H OH और H। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या बन के तैयार हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज बन के तैयार हो। ठीक है, अब बीटा डी ग्लूकोज, देखिए ये जो आपके 1 नंबर वाले कार्बन पे OH है, इसके स्थान में परिवर्तन कर दीजिए और बन जाएगा क्या, बीटा डी। क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करना है, रूपांतरण। इधर क्या हो जाएगा, OH, देखिए इधर क्या कर देना है, OH, है ना, इधर H, फिर आपके पास क्या है, OH H, फिर इस पे क्या है, देख लीजिए OH H OH H। और आपको पता है 5वां नंबर कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है रिएक्शन करने के बाद, है ना। यहाँ पे क्या था, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया है, H बच गया। यहाँ पर भी आपके पास 3 बॉन्ड पूरा कर रहा है, यहाँ पे H बचना है। ठीक है, चलिए देखिए सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ दीजिए। आपका ये बन गया क्या बच्चों, बीटा डी। क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज।
बीटा डी ग्लूकोज बन के तैयार। तो इसका जो संरचना होता है हवा संरचना, सबसे पहले इसकी संरचना को फ्यूरेन की किसको इसकी संरचना को हावर संरचना के रूप में बदला गया। किसके रूप में? हावर संरचना के रूप में बदला गया, जिसके किसके तरह होता है? रेफिनोज की तरह होता है ना? रेफिन और फ्यूरेन 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 रेफिनोज फ्यूरेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक होता है फ्यूरेन, एक होता है पायरेन। तो पायरेन की तरह संरचना होती है किसकी? ग्लूकोज की, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज। तो इसका हावर्त संरचना बना करके देखेंगे हम लोग। इसका क्या बना करके देखेंगे? हावर्त संरचना बना करके देखेंगे। चलिए देखते हैं हावर्त संरचना। तो हावर्त संरचना में आपको ये ध्यान देना है कि जो दाहिने पक्ष में लिखे थे उसको नीचे लिखना है, और जो बाएं पक्ष में जो आया था HOH उसको ऊपर लिखना है। क्या करना है? सेफ और सेफ दाहिने पक्ष वाला H और OH को नीचे लिखना है और बाएं पक्ष वाले को ऊपर लिखना है। तो पायरेन की तरह संरचना होती है। तो देखिए पायरेन की संरचना कैसे होती है, देखिए कुछ इस तरीके से संरचना होता है। देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या है? OH OH क्या है दाहिनी साइड में? तो दाहिनी साइड वाला नीचे और बाएं साइड वाला ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, है ना? तो दाहिने साइड में देख लीजिए, तो दाहिने साइड में जो है वो नीचे आएगा, तो OH, यहाँ पे क्या होना है? H, यहाँ पे क्या आना है? OH, यहाँ पे क्या आना है? H। आपको पता हो तीसरे नंबर पे OH क्या था? बाएं पक्ष में था, है ना? तो क्या चला जाएगा? ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे H। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? OH H, फिर क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे CH2OH। देखिए बच्चों, ये जो संरचना है ये अल्फा डी ग्लूकोज है। किसका? ये हावर्त संरचना। कैसी संरचना है? हावर्त, हावर्त संरचना। ठीक है, तो हावर्त संरचना है, तो ये किसका संरचना है? अल्फा डी ग्लूकोज का है, अल्फा डी ग्लूकोज का है। अब देखिए बीटा डी ग्लूकोज, है ना? तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या करना है? आपको मैंने क्या बताया कि जस्ट इसको ऊपर चला जाता है। हमने क्या अभी बताया कि पायरेन की संरचना में, पायरेन की तरह ये संरचना होती है, इसमें OH का पोजीशन जो होगा वो सिर्फ चेंज होगा। पहले नंबर कार्बन पे जो OH है ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, गिनती कर दोगे तो ये क्या है? पहला नंबर कार्बन है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है? ये जो पहले नंबर कार्बन पे OH है उसको ऊपर ले जाइए, बाद बाकी को जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। क्या बन जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। चलिए देखिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा? वो देखिए OH H OH H OH H OH H H CH2OH। तो क्या बन गया बच्चों? बीटा डी ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बन गया, है ना? कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके पास क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बन गए। ठीक है, इसी तरीके से कौन बनेगा? आपके पास गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज के लिए टॉनिक नंबर 2 लगेगा। ग्लूकोज के लिए क्या, गैलेक्टोज के लिए क्या लगाना है? टॉनिक नंबर 2। तो टॉनिक नंबर 2 में क्या है बच्चों, है ना? तो इसको देखने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि सर गैलेक्टोज का संरचना बताइए, फिर मैं गैलेक्टोज का संरचना बताता हूँ अगले वीडियो में।